हेलो एवरीवन, आप सभी का द रिपीटर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं प्रेजेंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में आज हम मेनली 3 टॉपिक करेंगे, जिनमें पहला है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई और तीसरा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अगर इकोनॉमी की बात करूं, जिसको हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्शन करा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन हुआ जिसको डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं या अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये एक सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो भी लोग हैं या फिर बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट है या भी जो भी सोसाइटी है, वो अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको किस तरह से यूज करती है, वो सारे की सारी किस में आती है? इकोनॉमिक्स में आती है, अर्थशास्त्र के अंदर आती है। अब अगर इसमें इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली दो टाइप की होती है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसे हमारी पूरी कंट्री है, अब इस कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हो गया सूक्ष्म, मतलब छोटा। तो मतलब इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई भी फर्म हो गई या मार्केट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है माइक्रो में, कि स्मॉल स्केल पर होती है सारी चीजें। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई हो गया, किसी भी चीज का प्राइसिंग हो गया, या फिर प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गई। ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें बड़े लेवल पर होती हैं। जैसे कंट्री की बात करें तो कंट्री में जीडीपी आ गया, इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज हुई, तो वो सारी किस में आएंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड दिए, वो किसने कॉइन करे, मतलब किसने इजाद करे वो? तो उनका नाम था रैगनर फ्रिश ने। अब इसमें हम आगे डिटेल में पढ़े उससे पहले ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में कुछ नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन कौन से है। तो अगर मैं फादर्स की बात करूं तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, किन्होंने? एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। फिर आता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर लास्ट में आता है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे? तो वो थे जेएम केनीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब इसमें पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसके फादर की मैंने ऑलरेडी बता दी कि कौन थे, वो एल्फ्रेड मार्शल थे, और इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्मॉल स्केल पे सारी चीजें डिस्कस होती हैं। जैसे कि इंडिविजुअल कोई एक आदमी हो गया, या फिर जो कंज्यूमर्स हो गए, या फर्म्स हो गए, या मार्केट हो गए, तो ये सारे किस में आएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, जिसको हिंदी में समष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और इनके फादर कौन है? जेएम केनीज थे। इसमें पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके बारे में पढ़ा जाता है, जिसके अंदर नेशनल इनकम आ गया, इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो ये सारी चीजें किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी हमने बात करी कि जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र होती है उसके कितने टाइप थे। उसके मेनली दो टाइप थे, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। अब हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमी होती है ना, जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो कैपिटलिस्ट, जिसको पूंजी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक होता है सोशलिस्ट, जिसको समाजवाद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब इसमें हम एक एक करके तीनों में डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जिसको हिंदी में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था। सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि ऐसी इकोनॉमी या फिर ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है। वो सारी के सारे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं कि कितनी सप्लाई करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, जितनी डिमांड आ रही है उसके अंदर प्राइसिंग कितनी रखनी है, वो सारी की सारी कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको डिसाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो सब प्राइवेट लोग करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब अगर कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वो लोग, तो वो है यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये इसके एक एग्जांपल्स हो गए। फिर दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी।
जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन थे वो कौन ले रहा था? वो लेते प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है? वहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी काम करना होता है वो सारा कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई लेना-देना नहीं होता, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता यहाँ पर, ठीक है? तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना और कैसे और कहाँ प्रोड्यूस करना है कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है? और इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में योजना अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल्स है नॉर्थ कोरिया हो गया या फिर क्यूबा हो गया। और इनका फोकस, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फोकस क्या था? प्रॉफिट कमाना था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो फोकस होता है किस पे होता है? सोशल वेलफेयर पे, मतलब सामाजिक कल्याण पर उनका ध्यान पूरा केंद्रित होता है। फिर आता है तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब वो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों का मिक्सअप होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट के पास में भी होती है और पब्लिक के पास में भी होती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इंटरफेरेंस करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी की सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, तो ये सारे के सारे कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगी। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? इसके एग्जांपल्स हो गए इंडिया, फ्रांस, यूके। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है किसकी होती है? प्राइवेट की होती है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट की होती है और मिक्स्ड में किसकी होती है? बोथ की होती है। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और वहां पे मार्केट कैसा होगा? फ्री मार्केट होगा। सोशलिस्ट में क्या होगा? गवर्नमेंट अगर ओनरशिप है तो वो क्या करेगी? जो प्राइस होगा वो कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा? वहां पे रेगुलेटेड मार्केट होगा, मतलब वहां पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होगा और प्राइवेट का भी इंटरफेरेंस होगा उसके अंदर। अगर मैं मोटिव की बात करूं तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उनके अंदर मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर होता है और मिक्स में क्या होता है? प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयर दोनों होते हैं। अगर इनोवेशन की बात करें तो देखो जहां पर प्रॉफिट होगा तो वहां पर लोग क्या करेंगे? इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा? कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या है? ओनर है। तो वहां पे कंपटीशन होगा और कंपटीशन की वजह से इनोवेशन कैसे होंगे? हाई होंगे। जबकि सोशलिस्ट में क्या होंगे कि कोई वहां पे कंपटीशन होता नहीं है तो वहां पे इनोवेशन लोग करना ही नहीं चाहेंगे। तो वहां पे इनोवेशन कैसे होते हैं? बिल्कुल लो होते हैं। और मिक्स में कैसे हो जाएंगे? मीडियम हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, इकोनॉमी एक्टिविटी के बेस पर जो सेक्टर्स होते हैं ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम यहाँ पे 5 टाइप के पढ़ेंगे। लेकिन मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अगर काम के बेस पे देखें तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ओनरशिप के बेस पे देखें तो 4 टाइप के होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक जॉइंट सेक्टर और एक कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये क्या-क्या होता है इनको अभी डिटेल में देखते हैं। अब इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की, प्राथमिक क्षेत्र की। देखो, इन 3 सेक्टर जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई किसान है और वो खेती कर रहा है, खेती करके क्या उगा रहा है? गेहूँ उगा रहा है, ठीक है? अभी गेहूँ कैसे हुआ है? उसने यूज़ करा किसका? ज़मीन का। ज़मीन क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज़ है। तो नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करके किसान ने क्या करा? गेहूँ उगाए। अभी गेहूँ उगा के उसने किसको बेचा? मंडी में बेचा या फिर किसी फैक्ट्री में बेचा, जहाँ पर क्या हुआ? उन्हों उसका आटा बना दिया। और ये आटा बन के किसके पास गया? दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने क्या करा? उस आटे को लोगों को बेच दिया। तो ये जो गेहूँ जो उगाया किसने? किसान ने। तो ये कौन-सा सेक्टर हो गया? ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज़ या प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। और इसको किस नाम से और जाना जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या-क्या आता है? फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है, माइनिंग आता है। ठीक है? तो ये सारे किसमें आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और वो लोग जो इन प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। अब देखो, किसान ने गेहूँ उगा दिया और गेहूँ उगाने के बाद उसने क्या करा? किसी फैक्ट्री में भेज दिया और फैक्ट्री ने क्या करा? उसका आटा बना दिया। अब ये जो फैक्ट्री हुई ना, ये किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, ठीक है? और जो दुकानदार ने इस सामान को बेचा, बेचते टाइम जो सर्विस दुकानदार ने दी, वो किस में आएगा? टर्शियरी सेक्टर में आएगा, ठीक है? तो ये इनमें मेन डिफरेंस हो गया। अब इसमें बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या था? वहाँ पे रॉ मटेरियल था गेहूँ। और गेहूँ को हमने क्या करा था? फैक्ट्री में बेचा था और फैक्ट्री वालों ने इसका आटा बनाया था। तो क्या हुआ कि रॉ मटेरियल किस में चेंज हुआ? फिनिश्ड गुड्स में चेंज हुआ। तो वो सेक्टर जहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में चेंज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स बोलते हैं। और ये किनमें आती है? मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी किसमें आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। इसी वजह से इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। किसको? सेकेंडरी सेक्टर को।
अब इसमें एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होगी? फैक्ट्रीज़ हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया, तो ये सारा किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और वो लोग जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स वालों को क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर वालों को ब्लू कॉलर बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये इंडिया में पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ है और हम सीधा प्राइमरी सेक्टर से कहाँ पे शिफ्ट हो गए? टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए हम। अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर या जिसको हिंदी में तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि जो आटा पीसकर कहाँ पर गया? दुकानदार के पास गया। तो दुकानदार ने क्या करा? लोगों को गेहूँ बाँटा, तो वो उन्होंने दुकानदार ने क्या करी? अपनी सर्विस दी। तो जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं, वो सारी किसमें आती है? टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है? इसी वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं और इस सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया? रेड कॉलर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में ब्लू कॉलर बोलते हैं और टर्शियरी सेक्टर में व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। अगर इसमें एक्टिविटीज की बात करें तो बैंकिंग हो गया, रिटेल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई टीचर अपनी क्या देता है? सर्विस देता है। डॉक्टर भी अपनी सर्विस देता है उनका इलाज करके। कैब ड्राइवर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितनी भी सर्विसेज होती है किसमें आती है? टर्शियरी सेक्टर में आती है वो। अब इन 3 सेक्टर्स के अलावा हमें 2 सेक्टर और पढ़ने हैं, जिनमें पहला है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको हिंदी में चतुर्थक क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती है ना, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल हमारा जिसमें काम आता है, वो सारे के सारे किसमें आएगा? क्वाटरनरी सेक्टर में आएगा। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए या फिर डेटा एनालिस्ट हो गए, तो ये सारे किसमें आएंगे? क्वाटरनरी सेक्टर में आएंगे। फिर इसमें लास्ट आता है क्वेनरी सेक्टर, जिसको हिंदी में पंचमक क्षेत्र बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर जितने भी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होती है ना, जो भी पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर हाई लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे के सारे इस सेक्टर के अंदर आएंगे। जैसे सीईओज हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये क्या करते हैं? कोई भी पॉलिसी होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे इस सेक्टर में आएंगे। और इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। अब देखो अब तक हमने बात कर ली कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे हमारे सेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्क होता है, काम होता है, उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं। तो वो होते हैं 2 टाइप के, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जिसको हिंदी में संगठित क्षेत्र बोलते हैं, उनमें जो भी काम करते हैं ना, उनके पास रेगुलर तनख्वाह आती है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, उनको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, पेंशन्स हो गई। और वो जो सेक्टर्स हो क्या होते हैं, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं या फिर लेबर लॉज होते हैं, उन सबको फॉलो करते हैं। उन सेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। अब सेम इसी चीज़ का उल्टा कि वो लोग जिनके पास कोई फिक्स तनख्वाह ना हो, उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी ना हो और नो कोई और इसके अलावा कोई बेनिफिट्स ना हो, जैसे हेल्थ हो गया, पेंशन हो गया, और वो ना ही गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो सेक्टर किसमें आएँगे? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या असंगठित क्षेत्रों में आएँगे वो सब। अब इसमें लास्ट हम बात करेंगे कि ओनरशिप के बेस पे कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला आता है पब्लिक सेक्टर, जिसको हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। तो इस सेक्टर के अंदर जितने भी बिज़नेस होते हैं या फिर जो भी सर्विसेज़ होती हैं, वो किसके द्वारा ऑपरेट करी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट करी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडियन रेलवे हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो ये सारे किसमें आएँगे? पब्लिक सेक्टर में आएँगे। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर या जिसको हिंदी में बोलते हैं निजी क्षेत्र। अब पब्लिक सेक्टर में जितने भी जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो डिसीजन या फिर जो भी बिज़नेस होते हैं, वो किसके द्वारा रन करे जाते हैं? प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे किसमें आएँगे? प्राइवेट सेक्टर्स में आएँगे। फिर थर्ड आता है जॉइंट सेक्टर या संयुक्त क्षेत्र, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्लस प्राइवेट सेक्टर। अगर इन दोनों सेक्टर को मिलाकर अगर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस चला रहे हैं ना, तो वो किस में आएंगे? जॉइंट सेक्टर में आएंगे, जिसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेट करेंगे, वो गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट कंपनीज भी करेंगे। फिर इसमें लास्ट आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी क्षेत्र। अब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो देखो मान लेते हैं कि कोई गांव है और गांव में 15 ऐसे लोग हैं जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो बैंक उनको बोलता है कि भाई हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो इन 15 लोगों ने क्या करा कि अपने जो भी इकट्ठा उनके पास जो भी रुपए था ना, थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा सब पैसा जमा करा इधर, ठीक है। और इन पैसों का उन्होंने यूज करा किसमें कि मान ले कि इस आदमी को जरूरत पड़ गई, तो इन्होंने क्या करा, इसको लोन दे दिया और वो भी कम रेट पे दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि खुद के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और इसके द्वारा जो प्रॉफिट होता है वो भी खुद आपस में सारे बांट लेते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया या फिर अमूल हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की, कि जो वस्तुएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की या पूरक वस्तुएं की। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनको साथ में यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कार खरीद ली तो आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो कार को खरीदने का कोई मतलब ही नहीं हो, कार बिना पेट्रोल के चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं या पूरक वस्तुएं बोलते हैं।
अब इनमें प्राइस और डिमांड की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो देखो अगर प्राइस जो है कार का अगर उसको बढ़ाते हैं तो जो डिमांड होगी कार की वो कम हो जाएगी। मतलब अगर उसका दाम बढ़ा देंगे कार का तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मांग होगी कार की वो कम हो जाएगी। अब अगर कार की डिमांड कम हो गई तो मतलब पेट्रोल भी लोग कम खरीदेंगे क्योंकि कार खरीद नहीं रहे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब कार की प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ पेट्रोल की भी जो डिमांड है वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन दिखाता है? नेगेटिव रिलेशन दिखाता है कि जब कार की प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनको किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर यूज किया जाता है जब दूसरी वस्तु का प्राइस बढ़ा देते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि चाय के दाम बढ़ गए। अब चाय के दाम बढ़ गए तो यू लोग है ना चाय को पीना बंद कर देंगे, तो उसकी जगह क्या पियेंगे? कॉफी को पीना शुरू कर देंगे। मतलब अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है ना, तो चाय की प्राइस अगर बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा। मतलब कि अगर एक गुड्स की अगर प्राइस को बढ़ रहा है तो दूसरे गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या डिमांड है, ठीक है, तो दूसरे गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है और इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। फिर हम बात करते हैं कंपल्सरी गुड्स या अनिवार्य वस्तुओं की। तो ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपल्सरी गुड्स बोलते हैं। जैसे कि नमक हो गया, जैसे मेडिसिन हो गए, तो ये कैसे हो गए? कंपल्सरी गुड्स हो गए। अब हम यहाँ पे दो गुड्स की बात करेंगे, एक तो गिफिन गुड्स और दूसरा वेबलेन या लग्जरी गुड्स। अब देखो इन दोनों गुड्स में एक सिमिलैरिटीज है और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज क्या है कि जब इन दोनों गुड्स की प्राइस को इंक्रीज किया जाता है तो इनकी डिमांड में भी इंक्रीज होता है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो गिफिन गुड्स होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं और जबकि जो वेबलेन गुड्स होते हैं वो लग्जरी गुड्स होते हैं। अगर मैं गिफिन गुड्स के एग्जांपल की बात करूं तो मान लेते हैं कि आपके पास डेली 100 रुपीज आते हैं खाने के लिए कि आप 100 रुपीज में ही खा सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक क्या खाएंगे कि चपाती और दाल खाएंगे। तो चपाती आपने मान लिया कि 60 रुपए की 4 चपाती खाते हैं और 40 रुपए की दाल खाते हैं। ठीक है, जिसमें 15 रुपीज की पर चपाती आती है। अब क्या हुआ कि जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, उसके दाम बढ़ गए। अब दाम बढ़ गए तो क्या हुआ कि 20 रुपए की आपको एक चपाती मिल रही है। पहले 15 की मिलती थी, अब एक 20 की एक मिल रही है। तो अब क्या होगा कि आप 60 रुपए में कितनी खा पाएंगे? 3 खा पाएंगे और 40 रुपए में आप दाल खा पाएंगे। लेकिन आप अभी आपका पेट भरा गया क्योंकि पहले तो आप 4 खाते थे और अभी आप 3 खा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप दाल को कम कर देंगे लेकिन चपाती को 4 ही रखेंगे। तो आप क्या करेंगे? 80 रुपीज की चपाती ले लेंगे और क्या करेंगे? 20 रुपए की दाल ले लेंगे। तो तभी जाके आपका थोड़ा पेट भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद में भी आपने क्या कर दी? डिमांड इंक्रीज कर दी। पहले तो आप 60 रुपए की चपाती ले रहे थे, अब 80 रुपीज की आप चपाती ले रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। कौन से? गिफिन गुड्स और वेबलेन गुड्स, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर वेबलेन गुड्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती है कब? जब इनकी प्राइस में इंक्रीमेंट आता है। तो ये किस लिए होता है कि जब लोगों को अपना स्टेटस दिखाना होता है कि भाई हम लोग अमीर लोग हैं, हम तो महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया या डायमंड ज्वेलरीज हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये ध्यान रखना आपको कि जो वेबलेन गुड्स और जो गिफिन गुड्स हैं ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की या हीन वस्तुओं की। तो देखो ये वो गुड्स होते हैं जिनकी जो इनकम बढ़ने के साथ डिमांड क्या होती है? कम होती है। जैसे बीड़ी और सिगरेट हो गया। अब देखो आपकी इनकम कम है तो क्या करेंगे? अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो बीड़ी पिएगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन जैसे आपके पास में पैसा आने लगेगा तो आपने बीड़ी को क्या कर दिया? बंद कर दिया और आप सिगरेट पीने लग गए। तो सिगरेट की डिमांड बढ़ गई लेकिन जो बीड़ी है उसकी डिमांड कम हो गई। तो वो किसमें आएगा? इंफीरियर गुड्स के अंदर आएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि जो गिफिन गुड्स होते हैं वो भी इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो जितने भी गिफिन गुड्स होते हैं वो सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होते हैं। कि इंफीरियर गुड्स में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनको गिफिन गुड्स भी बोला जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें अदर आ जाएंगे। फिर इसमें लास्ट आता है पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनको सब यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड हो गया, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया, तो वो किसमें आएंगे? पब्लिक गुड्स के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। और इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि डिमांड एक्चुअल में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई मार्केट में जाते हैं और आपको कोई फोन पसंद आ गया। ठीक है, आपने फोन देखा, आपको फोन पसंद आ गया, आप फोन खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस फोन को खरीदने जितने पैसे नहीं है। तो क्या इसको डिमांड बोलेंगे? नहीं। तो फिर डिमांड किसको बोलेंगे? उस फोन को खरीदने के आप इच्छुक हैं, आप चाहते भी हैं उस फोन को खरीदना और आपके पास पैसे भी हैं उस फोन को खरीदने के, तो उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। फिर आता है कि जो डिमांड या जो मांग होती है ना, उसको कौन-कौन सी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। तो देखो एग्ज़ाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हम टी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है?
तो जो डिमांड होती है टी की वो किस-किस बातों पे अफ़ेक्ट करेगी? एक तो उसकी खुद की प्राइस पे, कि मान लेते हैं कि इसकी अपन ने प्राइस बढ़ा दी, तो क्या हो जाए इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड अफ़ेक्ट हुई इसकी प्राइस बढ़ाने से। फिर फिर आता है कि उससे रिलेटेड कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनकी डिमांड से, उनकी प्राइस से भी अफ़ेक्ट होती है। कैसे? कि मान लेते हैं कि कॉफ़ी की जो प्राइस है वो बढ़ा दी हमने। अब कॉफ़ी की प्राइस तो बढ़ा दी लेकिन टी की प्राइस सेम है, तो क्या होगा कि जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो भी क्या पीना शुरू कर देंगे? टी को पीना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगी डिमांड क्या हो जाएगी? टी की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर डिमांड किससे भी अफ़ेक्ट हो रही है? सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस से भी अफ़ेक्ट होती है डिमांड, ठीक है? फिर उसके टेस्ट से, इनकम से, कि हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? सिगरेट को पीना शुरू कर देंगे, तो सिगरेट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर किसी भी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, और फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे भी डिमांड क्या होती है? अफ़ेक्ट होती है। तो अगर मैं डिमांड के फंक्शन को लिखूँ, तो डिमांड का फंक्शन किन-किन चीज़ों पे अफ़ेक्ट करेगा? एक तो खुद जो गुड्स होता है उसकी प्राइस पे, इसके साथ-साथ उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी प्राइस पे, टेस्ट पे, इनकम पे और हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने दिया क्या कि अगर अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रख देना, सारे जो भी फैक्टर्स है, टेस्ट हो गया या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गई या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उनकी जो प्राइस है उनको भी अब अगर कांस्टेंट रख दे सबको, तो जो प्राइस होती है उस गुड्स की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में लेकर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये वाला ऑप्शन में मिलेगा और एक ये वाला भी, प्राइस और वन अपॉन डिमांड। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों ऑप्शन में थे ये। तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर अदर फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रख दें तो जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्वांटिटी डिमांडेड के। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करा है जो कि नेगेटिव है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी डिमांडेड के, ठीक है? अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे कि गिवन गुड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि गिवन गुड्स क्या होते हैं कि जिनकी प्राइस को बढ़ाने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी गुड्स की अगर प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे गिवन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस को बढ़ाने में डिमांड इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली जो वेबलेन गुड्स या जो लग्जरी गुड्स होती हैं, उनकी भी प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। और फिर आता है शेयर मार्केट। अब देखो किसी भी शेयर की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग उसको और ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके एक्सेप्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। अब ये क्या होती है? तो देखो जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड किस तरह से चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि प्राइस हो गया, टेस्ट हो गया, इनकम हो गया या फिर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गई। तो इस चैप्टर में प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है ना, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्राइस की वजह से डिमांड में जितना चेंज आता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं या फिर मांग की कीमत लोच बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं पीईडी। अब इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जो डिमांड होती है ना उसमें जितना परसेंटेज चेंज आता है, अगर उसमें जो कीमत में जो बदलाव हो रहा है ना उसके परसेंटेज चेंज को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। अगर इसी चीज को अगर हम ग्राफ में देखें तो देखो अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने की वजह से तो डिमांड में जो चेंज आ रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड या लोचदार मांग बोलते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो गए रिलैक्स गुड्स या जिसको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। अब ये रिलैक्स गुड्स क्या होते हैं कि ऐसे गुड्स जो सस्ते हैं इसी वजह से हमारे जरूरतों में शामिल है। अब देखो यहाँ पे भी दो टाइप के गुड्स बता रखे हैं, एक तो कॉस्टली गुड्स और रिलैक्स गुड्स। अब कॉस्टली गुड्स को किस नाम से और जाना जाता है? पिंक गुड्स भी बोलते हैं जैसे कि आईफोन हो गया, और रिलैक्स गुड्स को क्या बोलते हैं? व्हाइट गुड्स बोलते हैं जैसे कि नॉर्मल फोन हो गया। तो ये वो गुड्स होते हैं कि जो सस्ते होने की वजह से ही हमारे जरूरतों में शामिल है, जैसे कि टीवी। अब देखो टीवी ऐसी वस्तु है कि वो अगर नहीं भी होगी ना तो भी हमारा काम चल जाएगा, मतलब ये एसेंशियल आइटम तो है नहीं कि इसके बिना हम मर ही जाएंगे। सिमिलरली फ्रिज फ्रिज भी नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। तो अगर इन टीवी या फ्रिज की थोड़ी सी अगर हम प्राइस बढ़ा देना तो हम इनको खरीदेंगे ही नहीं, मतलब इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। और इन्हीं गुड्स को क्या बोलेंगे? रिलैक्स गुड्स। और इनको इसी चीज को क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 की। देखो स्टेज 2 में कौन से गुड्स आते हैं? नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, हाउस हो गया। अब इनमें क्या होता है कि अगर आप कितना ही प्राइस बढ़ा दें, इनकी डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज होता है।
अगर डिमांड में थोड़ा-सा चेंज होगा और प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और पीडी का फ़ॉर्मूला जैसे मैंने अभी क्या बताया था कि डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा पी होता है। अब यहाँ पे डेल्टा पी बड़ा है तो पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। और इसी को क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड या अलोचदार माँग बोलेंगे। और इसमें कौन से गुड्स आते हैं? नेसेसरी गुड्स आते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस हो गए। इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में देखें, तो देखो ग्राफ में अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज करे तो डिमांड में उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पी बड़ा होता है किससे? डेल्टा डी से। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की। तो देखो ये जो स्टेज 3 है वो एक इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु की प्राइस में अगर हम जितना चेंज करते हैं, अगर उतनी डिमांड में चेंज हो जाए ना, तो यूजुअली और प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें होती नहीं है। इसी वजह से इसको इमेजिनरी कंडीशन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना प्राइसेज़ में चेंजेस हो रहा है, उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है। मतलब पीईडी का फ़ॉर्मूला क्या होगा कि ये दोनों तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी बिल्कुल सेम हो गया। सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक बोलेंगे या फिर इकाई लोचदार बोलेंगे स्टेज 3 को। और इसी चीज़ को फ़ॉर्मूले में दिखा रखा है कि जितना डेल्टा पी में चेंजेस आ रहा है, उतना ही डेल्टा डी में चेंजेस आ रहा है। अब हम बात करेंगे स्टेज 4 की। तो देखो स्टेज 4 में कौन से गुड्स आते हैं? कंपल्सरी गुड्स आते हैं। कंपल्सरी गुड्स वो गुड्स हो गए कि जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे गुड्स की अगर आप चाहे मर्ज़ी प्राइस जितनी बढ़ा दो, उनकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब डिमांड जितनी पहले थी, डिमांड उतनी अब रहेगी। ठीक है? तो अगर मैं डिमांड पहले जितनी थी उतनी रहेगी तो डेल्टा डी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा डी 0 हो जाएगा तो पीडी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? पीडी अपॉन में डेल्टा पी। तो ये 0 है तो पीडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसको कंडीशन को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतः लोचदार मांग बोलेंगे। और इसमें कौन से गुड्स आते हैं? कंपल्सरी गुड्स आते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम से भी शो कर रखा है कि देखो प्राइस अगर किसी सर्टेन प्राइस पे अगर कोई डिमांड डी है, तो उसकी प्राइस को अगर हम बढ़ा दें तो भी डिमांड सेम रहेगी और उसकी प्राइस को अगर हम कम कर दें तो भी डिमांड सेम रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। फिर हम बात करेंगे स्टेज 5 की, जिसके अंदर कौन से आते हैं? सोशल स्टेटस गुड्स आ गए या फिर सीज़नल गुड्स आ गए। अब इनमें क्या होता है कि आप चाहे मर्जी डिमांड में चेंजेस कर दो, मतलब आप डिमांड बहुत ज़्यादा कर लो या फिर बहुत कम ही कर लो, तो इनकी जो प्राइस है ना उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस गुड्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो लग्ज़री गुड्स होते हैं, वो क्या होता है कि लोग अपना स्टेटस को दिखाने के लिए उनको खरीदते हैं। तो आप चाहे उनकी डिमांड को चाहे आप खरीदो ही नहीं, लेकिन उनकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पीडी की अगर फॉर्मूला लिखो तो क्या होता है? डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा पी। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो पीडी की क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं या फिर पूर्णतः अलोचदार मांग बोलते हैं इसको। इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा है कि प्राइस किसी सर्टेन प्राइस पे अगर कोई डिमांड दी है, तो डिमांड बढ़ा देंगे तो भी उतनी रहेगी प्राइस और डिमांड को कम कर देंगे तो भी उतनी प्राइस रहेगी। और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को सम अप करके लिखा हुआ है कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि जब हम किसी प्राइस को थोड़ा-सा चेंज करने पे उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जिसमें क्या आते हैं? रिलैक्स गुड्स या व्हाइट गुड्स आते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया। ये सस्ते होते हैं, इसी वजह से हमारे ज़रूरतों में शामिल होते हैं। अगर इनकी प्राइस थोड़ा-सा भी बढ़ा देंगे ना, तो अब इनको खरीदने बंद कर देंगे, तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ जाएगा। फिर दूसरा आता है इनइलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? नेसेसरी गुड्स होते हैं। अब नेसेसरी गुड्स में चाहे आप प्राइस को कितना ही बढ़ा दो, उनकी डिमांड में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगे। तो डिमांड में अगर कम चेंज आएँगे और प्राइस में ज़्यादा चेंज आएँगे तो क्या होगा? डेल्टा पी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पीईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसको क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। फिर थर्ड आता है जो यूनिटरी इलास्टिक होता है, मतलब ये एक इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। जब प्राइस में जितना चेंजेस करते हैं उतना ही चेंजेस अगर डिमांड में हो तो क्या होगा? वो एक इमेजिनरी कंडीशंस होगी। यहाँ पर भी लिख रखा है कि ये आइडियल कंडीशन होती है वो। फिर हम बात करेंगे परफेक्टली अच्छा यहाँ पे देखो ये गलत लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक है और ये वाला परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक में कौन से गुड्स आते हैं? कंपल्सरी गुड्स आते हैं। अब कंपल्सरी गुड्स कौन से हो गए कि जिनके बिना हम जीवन जी नहीं सकते हैं। तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उनकी प्राइस में कितना ही बढ़ा दो या कितना ही कम कर दो, वो डिमांड उतनी रहेगी हमेशा उनकी। जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पीडी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब आप जितना चाहे डिमांड में कम कर दें लेकिन इनकी प्राइस में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। तो डेल्टा पी 0 होगा, डेल्टा पी 0 होगा तो पीडी इन्फिनिटी चला जाएगा। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? लग्ज़री गुड्स हो गए या फिर जो स्टेटस के लिए जो लोग गुड्स खरीदते हैं, जैसे आईफ़ोन हो गया, फिर महँगी-महँगी कार हो गई। तो उनकी प्राइसेज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे डिमांड चाहे बिल्कुल ही 0 हो। और यही सारी चीज़ें भी मैंने आपको समझाई कि कंपल्सरी गुड्स होते हैं कि जिनके बिना आप जी नहीं सकते हैं। अब जिनके बिना जी नहीं सकते तो उनकी डिमांड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा डी 0 होगा तो पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
फिर आते हैं नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स वो होते हैं कि जिनकी प्राइसेस में आप चाहे मर्जी जितना चेंज कर दे, लेकिन उनकी डिमांड में थोड़ा सा चेंज होता है। अब थोड़ा सा चेंज होगा तो मतलब डेल्टा पी ज्यादा होगा, डेल्टा पी ज्यादा होगा तो पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। फिर आते हैं नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जैसे नॉर्मल गुड्स में जैसे इमेजिनरी कंडीशन मैंने बताई कि जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतना ही चेंजेस अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, और ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। फिर आता है रिलैक्स गुड्स। रिलैक्स गुड्स में वो गुड्स आते हैं कि जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो हमारी जरूरतों में इसलिए शामिल है क्योंकि वो सस्ते हैं। अगर सस्ते हैं तो उनकी अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अगर डिमांड में ज्यादा चेंज आएंगे तो पीडी की क्या हो जाएगी, वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। फिर जो सीजनल गुड्स आते हैं या फिर जो सोशल स्टेटस गुड्स होते हैं, इनमें चाहे जितना आप डिमांड को कम कर लो, उनकी जो प्राइस में है वो हमेशा सेम रहेगी। अगर प्राइस सेम रहेगी तो डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा और पीडी इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सप्लाई की, और इसमें सबसे पहले देंगे लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, अभी मैंने बात करी लॉ ऑफ डिमांड की, जिसमें प्राइस को इंक्रीज करने पर डिमांड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा क्या, अगर प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, देखो अगर प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो जो सेलर होता है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा वो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर वो प्राइस कम हो रहा है तो उसको प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेगा कि सप्लाई को कम कर देगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर कोई गुड्स की प्राइस ज्यादा हो रही है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अगर सप्लाई के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक तो जॉइंट सप्लाई और एक कंपोजिट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई, जिसको हिंदी में संयुक्त आपूर्ति बोलते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट से अगर हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त हो तो वो क्या होता है, जॉइंट सप्लाई होता है। जैसे कि कोई क्रूड ऑयल है, अब क्रूड ऑयल को अगर हम रिफाइन करेंगे तो उससे पेट्रोल भी बनता है और उससे डीजल भी बनता है। सिमिलरली मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से दूध भी बनता है, क्रीम भी बनता है, घी भी बनता है, छाछ भी बनती है। तो ये क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट से अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट सप्लाई बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई की। तो देखो ये क्या होती है कि जब किसी एक गुड को किसी अदर सोर्सेज से बनाकर उसकी सप्लाई करी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी है तो उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, सोलर से भी बना सकते हैं, हाइड्रो पावर से भी बना सकते हैं, विंड से भी बना सकते हैं। सिमिलरली जो शुगर होती है वो गन्ने से भी बन सकती है और शुगर बीट से भी बन सकती है। तो इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पर अगर सप्लाई कर्व की बात करें तो जैसे मैंने बताया, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि प्राइस बढ़ाएंगे तो जो क्वांटिटी होगी, जो सप्लाई होगी, वो भी ज्यादा होगी। फिर इसमें लास्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, जिसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में कब रहेंगी, कि जब जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन, या जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, वो होता क्या है। तो देखो, जो भी कमोडिटीज होती है अगर उनकी प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाता है, मतलब उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, फिर मुद्रास्फीति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले जो पार्ले जी का बिस्किट आता था उसमें 16 बिस्किट आते थे और वो रुपए कितने का आता था, 5 रुपए का। लेकिन अब वही पार्ले जी का अगर 5 रुपए का बिस्किट लेते हैं तो उसमें कितने आएंगे, 8 बिस्किट आएंगे। अगर मैं क्वांटिटी को सेम रखूं तो ये आठ आठ बिस्किट पहले कितने में आते थे, 2.5 में। दो ढाई रुपए में 8 बिस्कुट आ जाते थे। लेकिन यही 8 बिस्कुट अब कितने में आते हैं, 5 रुपए में आते हैं। मतलब जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इन्फ्लेशन होता है या फिर जो मुद्रास्फीति होती है, वो किन किन वजह से होती है। तो ये मेनली दो वजह से होती है, एक तो डिमांड की वजह से और दूसरा सप्लाई की वजह से। अब इन दोनों की वजह से क्यों इन्फ्लेशन होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन की, जिसको हिंदी बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन में किस तरह चेंजेस आते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है, मतलब लोगों के पास पैसा आ जाता है। अब लोगों के पास पैसा कैसे आएगा, कि गवर्नमेंट ने क्या करा, सब्सिडीज देने शुरू कर दी, ज्यादा देना शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर का खर्चा करा। खर्चा क्या करा, सब्सिडी दी लोगों को, मतलब लोगों के पास में पैसा आया। ठीक है। अब लोगों के पास में पैसा आया तो लोगों ने खरीदना ज्यादा शुरू करा। अब जैसे मान लें कि कोई एक वस्तु है, इसको ए भी खरीदना चाह रहा है, बी भी खरीदना चाह रहा है, सी भी खरीदना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास में पैसा है। तो ये वस्तु है 5 रुपए की, तो ए भैया बोल रहे कि मैं इसके 6 दूंगा, मेरे को दे दो।
भी बोल रहा है मैं इसके साथ दूंगा, मेरे को दे दो, क्योंकि लोगों के पास में पैसा है। तो ये क्या हो रहा है, इससे जो वस्तु है ना उसका क्या हो रहा है, उसमें जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे इन्फ्लेशन आता है। फिर आता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। अब लूज मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो अगर वो लो इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो क्या होगा कि बैंक बैंक में जो अगर कोई लोन देता है तो उसमें इंटरेस्ट कम लगेगा, तो लोग क्या करेंगे, लोन खूब सारा लेंगे। लोन खूब सारा लेंगे तो लोगों के पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वही चीज क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। फिर आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग कोई भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा लोग होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा हुई और सप्लाई सेम रही तो प्राइस में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। अब प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब आप बोलोगे प्राइस में इंक्रीमेंट क्यों आएगा, तो देखो किसी लिमिटेड चीजों को खरीदने के लिए अगर 20 लोग आएंगे तो वो बोलेगा ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो, तो क्या होगा, उससे प्राइस में इंक्रीमेंट आएगा और उससे इन्फ्लेशन होगा। फिर आता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। इससे क्या होगा कि इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, जिससे क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। फिर आता है कि रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। अब देखो जो हम हमारे इनकम पे जो टैक्स देते हैं उनको डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अगर हम टैक्स कम देंगे या फिर टैक्स रेट कम होगी तो हमारे पास पैसा ज्यादा रहेगा। अब पैसा ज्यादा रहेगा तो फिर ये चीज की डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारे रीजंस है डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उनके। अब डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, उसके सॉल्यूशन ये है कि हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो लूज मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, इंटरेस्ट रेट कम थी। अब इंटरेस्ट रेट कम थी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंच रहा था, ठीक है। अब हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो ज्यादा होगी, लोन जो लोग है वो कम लेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, हॉकिस पॉलिसी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर आता है कंट्रोलिंग ब्लैक मनी। अब देखो लोगों के पास ब्लैक मनी होगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। अब पैसा ज्यादा होगा तो वही बात है कि डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी और इससे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो अगर ब्लैक मनी को कंट्रोल करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो कम होएगा। फिर आता है कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब लोग जो गवर्नमेंट है वो अगर सब्सिडीज कम देगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, सेम चीज हो गई कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा थी तो क्या हो रहा था, डिमांड ज्यादा हो रही थी और सप्लाई सेम थी। अब सप्लाई सेम थी, डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट आ रहा था। तो इसको रोकने के लिए जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए और जो इनकम टैक्स की जो रेट है उनको इंक्रीज करना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे। पैसा कम कैसे रहेगा कि आपकी जो सैलरी 50,000 है उसमें अगर इनकम टैक्स की रेट पहले पहली थी 500 आपको एज ए इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब इसकी रेट बढ़ा दी तो आपको 1,000 रुपये अगर इनकम टैक्स देना पड़ता है तो आपके पास जो रहेगा, जो खर्च करने के लिए, वो 4,000 रहेगा। तो आपके पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। फिर हम आते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, या जिसको हिंदी में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अब सप्लाई की वजह से किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला रीजन है बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो अगर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड है, मतलब आपके पास में टेक्नोलॉजीज नई नहीं है, तो क्या होगा कि आप प्रोड्यूस कम कर पाएंगे। अब प्रोड्यूस कम करेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। अब सप्लाई कम रहेगी और फिर डिमांड ज्यादा होगी, फिर चीजों की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम रहेगी तो क्या होगा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। फिर आता है इनसफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो आपके पास में स्टोरेज के लिए कोई चीज प्रॉपरली है नहीं, तो आपके पास में जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा है उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट हो जाएगा तो मार्केट में सप्लाई कम होगी, क्योंकि जो माल था वो तो वेस्ट हो गया। अब सप्लाई कम होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। फिर आता है होल्डिंग ऑफ ट्रेडर्स ऑफ असेंशियल आइटम्स। मतलब कि कोई भी असेंशियल आइटम्स है, जैसे कि राइस हो गया। अब राइस देखो, अगर जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करें, राइस को स्टॉक कर लेंगे। अब वो राइस को स्टॉक कर लेंगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, सप्लाई कम होगी, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर रोक लिया समा उसकी सप्लाई को। सप्लाई कम होगी तो फिर से वही चीज, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे और उससे इन्फ्लेशन आएगा। फिर ये कह रहा है कि फर्टिलाइजर या जो क्रूड ऑयल है उनकी अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे सप्लाई इफेक्ट होगी और उससे इन्फ्लेशन आएगा। फिर कह रहा है कि अगर लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। अब देखो कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर उसकी कॉस्ट 50 रुपए है और अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गई तो इसकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्राइस बढ़ के 55 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। सब्सिडीज, अब देखो गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर कम कर दे रही है, सब्सिडीज कम करेगी कोई भी प्रोडक्ट पे, तो जैसे पहले कोई प्रोडक्ट 50 का आ रहा था और उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी वो कितनी थी, 5 रुपए। अब सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम कर दी तो सब्सिडी 3 रुपए की कर दी। तो ये जो क्या हो गया एक्स्ट्रा, अब इसकी जो रेट आएगी वो कितनी हो जाएगी, 52 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब्सिडी कम कर दी तो उनके खर्चा ज्यादा होगा। तो अब ये 52 रुपए का हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है,
अगर वो बढ़ा दें, अगर जीएसटी बढ़ा दें कोई भी आइटम पर, तो जीएसटी बढ़ाएँगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। फिर अगर जो सप्लायर है, अगर वो सिंगल हो तो मोनोपोली होगी उसकी। अब मोनोपोली होगी तो वो खुद के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइसेज़ है उसको बढ़ाता रहेगा, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। फिर ये कह रहा है कि अगर जो कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए जो प्राइसेज़ है उनको इंक्रीज़ कर देगी, तो इससे भी इन्फ्लेशन आएगा। फिर हम इसमें बात करेंगे कि सप्लाई की वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसकी सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं। तो देखो, सप्लाई अगर कम है तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सपोर्ट है उनको कम करेंगे। एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ से हम दूसरी कंट्रीज़ में सामान भेज रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ही सप्लाई कम है तो हम बाहर नहीं भेज के क्या करेंगे, उसी सामान को अपने कंट्री में काम में लेंगे, जिससे कि सप्लाई प्रॉपर होगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँगे। तो क्या करेंगे, डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। फिर दूसरा आता है कि अपन इम्पोर्ट ले लें। मतलब अगर हमारे पास में जो एक्सपोर्ट है, अगर उसको भी हम यहाँ पर अपनी कंट्री में रखें, फिर भी अगर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्ट है ना उसको इंक्रीज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, सप्लाई प्रॉपर होगी। अगर सप्लाई प्रॉपर होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अभी बताया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर टेक्नोलॉजी का अगर अच्छे से यूज़ करेंगे, तो उससे क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी। फिर आता है कि अगर सब्सिडीज़ में इंक्रीमेंट करेंगे, तो देखो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में इंक्रीमेंट करेगी तो क्या होगा, जो प्राइसेज़ होगी किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी कम होगी। अब प्राइस कम होगी तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है? तो ये सारे इसके सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें बात करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस ज़्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। तो डिमांड कम होगी तो लोग उसको सप्लाई भी कम करेंगे, क्योंकि लोग लोग खरीदेंगे नहीं तो सप्लाई क्यों करेंगे उसको, तो सप्लाई कम होगी। अब कोई फैक्ट्री कोई चीज़ बना रही है, तो अगर वो बनाना कम कर देगी तो यहाँ पर जो आदमी लगे हैं तो उनकी जॉब तो खतरे में है ना, क्योंकि उतनी सप्लाई हो नहीं रही है जितने यहाँ पे लोग हैं, तो जॉब भी कम होगी। तो जॉब कम होगी तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो फिर लोगों के पास डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। ठीक है? अगर पैसा नहीं है तो फिर वो डिमांड किस चीज़ की करेंगे, ठीक है? तो डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि इनकम अगर कम होगी तो सेविंग कम करेंगे, क्योंकि सेविंग तो तभी करेंगे ना जब इनकम ज़्यादा होगी। अगर सेविंग कम करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा, किसी कंट्री का वो क्या कम होगा। सिमिलरली अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि खाएँगे कब? क्योंकि खाएँगे ज़्यादा तभी तो जब इनकम ज़्यादा होगी, और कंजम्पशन कम करेंगे तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कम होगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट है किसके? इन्फ्लेशन के। अब देखो, इन्फ्लेशन की वजह से अगर कोई सबसे ज़्यादा आदमी जो बेनिफिट होता है वो कौन होता है? बोरोवर, मतलब जो उधार लेता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जो उधार देता है, क्रेडिटर। कैसे? इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आज $1 की वैल्यू कितनी है? ₹100 है, और 1 साल बाद में इसी डॉलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹150 हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी जो करेंसी है, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो आज आपने किसी को ₹100 दिए उधार पे और उसको बोला कि आप मेरे को तू 1 साल बाद में दे देना। तब 1 साल बाद वो कितने रुपए देगा आपको? ₹100 तो देगा। अब देखो, अभी प्रेज़ेंट टाइम पर आपने कितना दिया उसको? $1 दिया, अगर डॉलर के टर्म्स में देखो तो। और 1 साल बाद में आपने उससे कितना लिया? उससे लिया आपने $0.66। तो आपको क्या हुआ? नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पे जिसने उधार दिया उसको तो नुकसान होता है, और जिसने उधार लिया उसको क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट की। तो देखो, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लेशन का ज़रूरी है, वो भी एक लिमिट तक। इसी वजह से इंडिया में जो आरबीआई है, उसने जो इन्फ्लेशन रेट है उसको फिक्स कर रखा है कि जो 4% इन्फ्लेशन जो पर ईयर होता है, वो एक आइडियल है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है। प्लस माइनस 2 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% तक जा सकता है। इससे ना तो वो कम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। तभी हमारी कंट्री डेवलप करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति के मापने के तरीके। मतलब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो कितना हो रहा है। तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये 3 मेथड है, और इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एज़ ए मेजर माना जाता है इन्फ्लेशन का। इन्हीं को यूज़ करा जाता है। तो इनको हम एक-एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या-क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इससे पहले ये देख लेते हैं कि होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस होती क्या है। तो देखो, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है? इसको हमने क्या कन्वर्ट करा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा किसी फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री से ये कहाँ पर गया? दुकानदार के पास गया, और दुकानदार ने हमको बेचा, ठीक है? तो हमको उस प्रोडक्ट को जिस रेट पे बेचा ना, वो रेट क्या आएगी? रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस आएगी, ठीक है? जिस रेट पे हमने खरीदा उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस बोलेंगे।
लेकिन जिस रेट पर इस दुकान वाले ने इस फैक्ट्री से खरीदा उसको क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस बोलेंगे। ठीक है? तो ये इनमें मेन डिफरेंस हो गया। अभी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो है क्या? तो ये मेजर है किसका? कि होलसेल प्राइसेस में जितने चेंजेस आ रहे हैं ना वीकली बेसिस पे, उनको क्या दिखाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई शो करता है। सिमिलरली अगर हम मंथली बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम उनकी प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देखें, तो वो कौन शो करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शो करता है। इनका जो ईयर ऑफ रेफरेंस होता है कैलकुलेशन का, तो वो कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और जो सीपीआई होता है उसका जो ईयर ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है इनका। अगर मैं बेस ईयर की बात करूँ तो इनका बेस ईयर जो डब्ल्यूपीआई है उसका बेस ईयर है 2011-12 और सीपीआई का कितना है? 2012। और रिलीजिंग डेट है कि देखो ये जो डब्ल्यूपीआई है ना, ये रिलीज कब होती है? जैसे मैंने बताया कि वीकली बेसिस पे होती है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे फ्यूल हो गया, पावर हो गया, इन सब के लिए तो वीकली होती है और जो रिमेनिंग जो होते हैं उनके लिए मंथली होती है। जबकि जो सीपीआई होता है उनकी जो रिलीजिंग डेट होती है, जो इंडेक्स होती है उसको रिलीज कब करते हैं? हर मंथ रिलीज करते हैं। ठीक है? अब ये प्राइस जो बियर करता है वो कौन करता है? तो देखो जैसे मैंने बताया कि होलसेल की प्राइस कौन लेता है? कि जब हम फैक्ट्री से जो सेलर होता है ना, जो दुकानदार होता है वो लेता है उसको। तो यहाँ पर एक तो मैन्युफैक्चरर और एक दूसरा होलसेलर, वो इसकी प्राइस को बियर करते हैं। और जो सीपीआई होता है उसकी जैसे मैंने बताया कि जो रिटेल प्राइस होती है उसको कौन लेता है? कि जो हम अगर दुकानदार से खरीदने जाते हैं, तो जिस रेट पे खरीदते हैं ना, उसको रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इसको बियर करता है। अब अगर इसके इन्फ्लेशन मेजरमेंट की बात करूँ, तो जो डब्ल्यूपीआई है वो फर्स्ट स्टेज में इसको मेजर कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ कि रॉ मटेरियल से यहाँ पर गया, इसमें बना, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। और यहाँ पर जो आएगा उसने बेच दिया फाइनली, तो ये कौन सी? लास्ट स्टेज हो गई ना। तो जो लास्ट स्टेज में सीपीआई इसको मेजर करता है। अब देखो जो डब्ल्यूपीआई है वो केवल गुड्स के लिए होता है, मतलब उसकी जो इंडेक्स आती है वो केवल गुड्स के लिए ही रिलीज करी जाती है। जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है वो गुड्स के लिए भी रिलीज करी जाती है और सर्विसेज के लिए भी रिलीज करी जाती है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस हो गया। और ये जो डब्ल्यूपीआई है वो शो कौन करता है? वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जबकि जो सीपीआई होता है उसको रिलीज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ रिलीज करता है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो थर्ड मेजर है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब जीडीपी को हम करंट प्राइस पे नापते हैं और जीडीपी को जब हम कांस्टेंट प्राइस पे नापते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या शो करता है? जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है। अब देखो अगर ये जीडीपी डिफ्लेक्टर की वैल्यू वन एक वैल्यू है, मतलब जीडीपी करंट प्राइस पे भी सेम है और कांस्टेंट प्राइस पे भी सेम है, मतलब क्या हुआ कि जो प्राइसेस है उनमें कोई चेंजेस ही नहीं आया। तो ये क्या शो करता है? कि इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं किससे? जीडीपी डिफ्लेटर से। अब इन्फ्लेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये मेनली 6 टाइप के होते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि रेंग रहा है, मतलब धीरे-धीरे इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन जब 1 से 4% होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये इसको माइल्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं कि ये इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है और ये इन्फ्लेशन है, ये किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच इन्फ्लेशन इज़ नॉट हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। और ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो स्पेंडिंग को और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। इसी वजह से किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। फिर हम इसमें बात करेंगे वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, या जिसको चलती मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जब इन्फ्लेशन 4 से 10% तक हो जाए, तो उसको वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन होते हैं अगर इसको कंट्रोल नहीं करा गया तो। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि लोग इसमें क्या करते हैं? स्टॉक करने लग जाते हैं किसी भी सामान का। मतलब अगर प्राइसेज़ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो लोगों को लगता है कि फ्यूचर में भी इसकी प्राइसेज़ और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इससे पहले कि पहले ही खरीद लो, ताकि हमको ज़्यादा पैसा पे नहीं करना पड़े। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक करने लग जाएँगे और इससे फर्दर और ज़्यादा प्राइसेज़ में इंक्रीमेंट आएगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। फिर थर्ड आता है रनिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन अगर 10 से 20% पहुँच जाए तो इसको क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन या दौड़ती मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ही हार्ड होता है कंट्रोल करना, और ये अपनी जो सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, फिर जो कंज़म्पशन होता है उनको अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। कैसे? अगर देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो प्राइसेज़ ज़्यादा हो रही है, प्राइसेज़ ज़्यादा हो रही है तो आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो सेविंग्स क्या होंगी? कम होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को, कंज़म्पशन को इनको अफ़ेक्ट करता है।
फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, या जिसको उछलती मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जब इन्फ्लेशन 20 से 1000% के बीच में हो तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे होता क्या है कि जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो जाती है। जो हमारे देश की करेंसी होती है उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि उस करेंसी को कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है? और मार्केट जो होता है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन के अंदर। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अत्यधिक मुद्रास्फीति। तो देखो, अगर इन्फ्लेशन हर महीने 50% से बढ़े तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली हाई और अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन होता है, और इसको जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर सरकार कुछ भी करे या फिर आरबीआई कुछ भी करे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि जो प्राइजेस है वो दिन में ही एक दो बार ऊपर ऊपर बढ़ रही है, तो फिर उसको कैसे कोई कंट्रोल करेगा? अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जर्मनी में 1920 में हुआ था, जिम्बाब्वे में 2000 में हुआ था, और जो वेनेजुएला है उसमें 2010 में हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसमें आता है बोटलनेक इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन कब होता है कि जब आपकी जो सप्लाई है ना वो बिल्कुल ही गिर जाए, बिल्कुल ड्रास्टिकली गिर जाए, और डिमांड उतनी रहे। अब डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बोटलनेक इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब इसमें बात करेंगे स्टैगफ्लेशन या स्थगन मुद्रास्फीति की। अब देखो, ये टाइप नहीं है किसी इन्फ्लेशन का, ये एक स्थिति है। और वो स्थिति ये है कि जब इन्फ्लेशन होता है और उसके साथ-साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, और सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जॉब क्रिएट होगी। अब जॉब क्रिएट आएँगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है? इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और यहाँ पर होना क्या चाहिए? जॉब बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आता है और इन्फ्लेशन होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। तो स्टैगफ्लेशन एक रेयर फिनोमेना होता है जिसके अंदर जो प्राइसेस होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती हैं, लेकिन जो इकोनॉमी होती है वो जो उसकी ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है वहां पर। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं उस कंडीशन को। अब हम बात करेंगे डिफ्लेशन या अपस्फीति की। अब ये क्या होती है? तो देखो, जैसे मैंने भी बताया कि जो इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अब प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी करेंसी की वैल्यू हो रही है वो कम हो रही है। अब इसी का उल्टा किसमें होता है? डिफ्लेशन में होता है। डिफ्लेशन में क्या होगा कि प्राइसेस डिक्रीज होंगी। अब प्राइसेस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है उसकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू। इससे क्या होगा कि आप कम पैसे में बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे। और ये जो डिफ्लेशन होता है वो ऐसे तो अच्छा होता है, लेकिन यही डिफ्लेशन अगर एक लंबे टाइम के लिए रहे तो किसी भी इकोनॉमी के लिए वो चीज़ क्या होती है? खराब होती है। अब हम बात करते हैं कि डिफ्लेशन होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। उनमें पहला है फॉल इन कंज्यूमर डिमांड। मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, अब उस वस्तु को लोग खरीद ही नहीं रहे। अब खरीदेंगे नहीं तो इस वस्तु की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी ना, तो इससे क्या हो रहा है? डिफ्लेशन हो रहा है। फिर आता है एक्सेस प्रोडक्शन। मतलब आपके पास में सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी और डिमांड आपकी उतनी है, तो अगर सप्लाई ज़्यादा है मतलब वस्तुएँ ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है, तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा? डिफ्लेशन होगा। फिर आता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हुई तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुई तो लोन क्या होगा? लोग कम लेंगे। अगर लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं। अब पैसा नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे क्या? कुछ खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? डिफ्लेशन आएगा। फिर आता है फॉल इन वेजेस और इनकम। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो इनकम नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं। अब खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? डिफ्लेशन आएगा। तो ये सारे इसके रीज़न्स हैं। अब इसमें बात करेंगे कि डिफ्लेशन के इफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं, जिसमें पहला है कंज्यूमर डिले स्पेंडिंग। अभी जैसे मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं कि अगर लोग स्पेंड नहीं करेंगे, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो लोग और वेट करेंगे कि भई इसकी और वैल्यू कम होने दे तब हम खरीदेंगे। तो एक तो इसके इफेक्ट ये हो सकता है कि कंज्यूमर जो स्पेंड करना चाहता है उसको डिले कर दे। फिर आता है कि बिज़नेस में प्रॉफ़िट कम होगा। अगर बिज़नेस में प्रॉफ़िट कम होगा तो जॉब जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी। इससे जो लोन होगा या फिर जो डेब्ट होगा वो इंक्रीज़ होगा। अब देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि जो इन्फ्लेशन में क्या होता है, बोरोवर जो उधार लेता है उसको फ़ायदा होता है, ठीक है? और जो उधार देता है उसको नुकसान होता है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में बोरोवर को तो नुकसान होता है और जो क्रेडिटर होता है उसको फ़ायदा होता है। सेम उल्टी चीज़ होगी जैसे मैंने उसमें वहाँ पर समझाया था। अब हम बात करते हैं कि जो डिफ्लेशन के क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला आता है ईज़ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको डोविस पॉलिसी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ईज़ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोन क्या है, लोग ज़्यादा लेंगे। अब लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग स्पेंड करेंगे, और इससे क्या होगा, जो प्राइसेज़ है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। फिर आता है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। सेम बात ये यहाँ पर आ गई। इंक्रीज मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई भी सेम चीज़ आ गई कि मनी सप्लाई कैसे होगी? जब आप इंटरेस्ट रेट होती है या फिर जो भी
जैसे रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, इनमें जब चेंजेस करेंगे तो मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट आएगा। मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट आएगा तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, और पैसा पहुंचेगा तो लोग उसको खर्च करेंगे, और जो प्राइसेस है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। सेम चीज़ की गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। अब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो लोगों के पास ऑब्वियसली पैसा जाएगा ही। टैक्सेस को कट करेंगे, मतलब जो इनकम टैक्स है उनको अगर कम कर देंगे, लोगों के पास जो इनकम टैक्स है वो कम देंगे, तो लोगों के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब ज़्यादा रहेगा तो सेम चीज़ होगी कि वो ज़्यादा खर्च करेंगे। फिर इसमें लास्ट आता है एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। तो ये सारे सॉल्यूशंस हो गए डिफ्लेशन के। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। धन्यवाद।